नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे रोकड़ प्रवाह विवरण क्या है और इसे बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि रोकड़ प्रवाह विवरण क्या है। अर्थ समझने के पहले हमें रोकड़ और प्रवाह इन दो शब्दों के अर्थ को समझना जरूरी होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रोकड़ का क्या अर्थ है। तो रोकड़ का अर्थ रोकड़ और रोकड़ तुल्य अल्पकालीन प्रतिभूतियों से है। रोकड़ के अंतर्गत हस्तस्थ रोकड़ मतलब कैश इन हैंड और बैंक में रोकड़। रोकड़ तुल्य अल्पकालीन प्रतिभूतियों का अर्थ यह होता है कि ऐसे अल्पकालीन विनियोग जिन्हें हम बिना किसी मूल्य हानि के शीघ्र ही रोकड़ में परिवर्तित कर सकते हैं, उन्हें हम अल्पकालीन प्रतिभूतियां या अल्पकालीन विनियोग कहते हैं। अब हम दूसरा शब्द समझते हैं प्रवाह। प्रवाह क्या है? व्यवसाय में रोकड़ के आने जाने की स्थिति को हम रोकड़ का बहाव या प्रवाह कहेंगे। व्यवसाय में रोकड़ के आने को हम रोकड़ प्राप्ति का साधन या उसका स्रोत कह सकते हैं, अर्थात व्यवसाय ने किन किन स्रोतों से रोकड़ अर्जित की है, यह रोकड़ का आगमन कहलाता है। और दूसरा है रोकड़ का जाना। रोकड़ के जाने को हम रोकड़ के प्रयोग के रूप में देखते हैं, अर्थात किन किन मदों पर रोकड़ का प्रयोग किया गया है, जिसे हम रोकड़ का बहिर्गमन भी कह सकते हैं। इस तरह हमने समझा कि रोकड़ क्या है और प्रवाह क्या है। आइए अब समझते हैं रोकड़ प्रवाह विवरण क्या है। तो रोकड़ प्रवाह विवरण एक ऐसा विवरण है जो व्यावसायिक संस्था में एक निश्चित अवधि के अंतर्गत अंदर व बाहर रोकड़ की गति को दर्शाता है। या हम इस प्रकार कह सकते हैं कि यह विवरण यह प्रकट करता है कि किन किन स्रोतों से व्यवसाय ने रोकड़ अर्जित की है और किन किन मदों पर रोकड़ का प्रयोग किया है। इस तरह से कि रोकड़ का जो आगमन है वह रोकड़ का स्रोत कहलाता है और रोकड़ का जो बहिर्गमन है उसे हम रोकड़ का प्रयोग कहते हैं। यह भी जानना जरूरी है कि रोकड़ प्रवाह विवरण लेखांकन की रोकड़ पद्धति पर आधारित है। रोकड़ प्रवाह विवरण की एक आदर्श परिभाषा के रूप में हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि रोकड़ प्रवाह विवरण दो तिथियों के मध्य रोकड़ की स्थिति में हुए परिवर्तन व उसके कारकों पर प्रकाश डालता है। यहाँ दो तिथियों से आशय गत वर्ष और चालू वर्ष से है। जैसे 2021 चालू वर्ष कहलाएगा और 2020 गत वर्ष कहलाएगा। इसी परिभाषा में लिखा है रोकड़ की स्थिति में परिवर्तन। तो रोकड़ की स्थिति में परिवर्तन से आशय है गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में रोकड़ में कितनी वृद्धि या कितनी कमी हुई है। आगे परिभाषा में परिवर्तन के कारकों की बात कही गई है, जिसका आशय यह है कि गत वर्ष एवं चालू वर्ष के स्थिति विवरण में वे कौन कौन सी मदें हैं जिनकी राशियों में कमी या वृद्धि हो रही है। आइए इसे एक उदाहरण द्वारा हम समझते हैं। मान लीजिए 2020 में लेनदार 12,000 रुपये के थे, जबकि 2021 में लेनदार 10,000 रुपये के हो गए। तो यहाँ देखें आप कि लेनदारों में कमी हुई है। लेनदारों में कमी का अर्थ यह हुआ कि 2,000 रुपये के लेनदारों का भुगतान कर दिया गया है, इस कारण रोकड़ में कमी आई है। इसी तरह से यदि मान लीजिए 2020 में देनदार 8,000 रुपये के थे और अब 2021 में यह 5,000 रुपये के हो गए, यहाँ हम देखते हैं कि देनदारों में कमी आई है। इसका अर्थ यह हुआ कि देनदारों से 3,000 रुपये की वसूली होने के कारण रोकड़ में वृद्धि हुई है। आइए समझते हैं कि रोकड़ के स्रोत और रोकड़ के प्रयोग की कौन कौन सी मदें हैं। तो रोकड़ के स्रोत के अंतर्गत नंबर 1 व्यवसाय के संचालन से प्राप्त रोकड़, अर्थात जिस वस्तु में व्यवसाय किया जाता है उससे कितनी आय प्राप्त हो रही है। नंबर 2
अंशों के निर्गमन से प्राप्त रोकड़। पूंजी प्राप्त करने के लिए कंपनी अंशों का निर्गमन करती है तो उससे उसे कितनी रोकड़ प्राप्त हुई। नंबर 3, ऋण पत्रों के निर्गमन से प्राप्त रोकड़। ऋण पत्रों का निर्गमन भी पूंजी प्राप्ति के लिए किया जाता है, तो ऋण पत्रों के निर्गमन से उसे कितनी राशि प्राप्त हुई है। नंबर 4, दीर्घकालीन ऋणों से अर्जित रोकड़। नंबर 5, स्थायी संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त रोकड़। नंबर 6, विनियोगों के विक्रय से प्राप्त रोकड़। और नंबर 7, लाभांश व ब्याज की प्राप्ति। तो ये थे रोकड़ के स्रोत की मदें। आइए अब समझते हैं कि रोकड़ के प्रयोग की कौन कौन सी मदें हैं। नंबर 1, संचालन पर हानि की पूर्ति। नंबर 2, अंशों के शोधन में प्रयोग। तीसरा, ऋण पत्रों का शोधन। नंबर 4, दीर्घकालीन ऋणों का भुगतान। नंबर 5, करों के भुगतान में प्रयोग। नंबर 6, लाभांश व ब्याज के भुगतान में प्रयोग। नंबर 7, स्थायी संपत्तियों का क्रय। और नंबर 8, विनियोगों का क्रय। तो ये हैं रोकड़ की स्रोत और रोकड़ के प्रयोग की मदें। अब समझते हैं कि रोकड़ प्रवाह विवरण के निर्माण की कितनी विधियां हैं, अर्थात किन किन विधियों से रोकड़ प्रवाह विवरण बनाया जाता है। तो रोकड़ प्रवाह विवरण को बनाने की 2 विधियां प्रचलित हैं। नंबर 1, पारंपरिक विधि और दूसरा लेखांकन प्रमाप 3 या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आता है उस पर हम चर्चा करेंगे कि लेखांकन मानक 3 के अनुसार रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने पर रोकड़ प्रवाह को कितने वर्गों में या कितने भागों में बांटा गया है। तो हम समझते हैं इसको कि जब लेखांकन मानक 3 के अनुसार रोकड़ प्रवाह विवरण बनाया जाता है तो रोकड़ प्रवाह को अर्थात रोकड़ के आगमन और निर्गमन की क्रियाओं को 3 वर्गों में या 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। दूसरा, विनियोग क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। और तीसरा, वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। ठीक है, संचालन क्रियाओं से, वित्तीय क्रियाओं से और विनियोग क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। तो ये थी रोकड़ प्रवाह विवरण पर संक्षिप्त और महत्वपूर्ण जानकारी।